नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्रश्न है हमारा, विभिन्न ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को सूर्य से व्युत्पन्न ऊर्जा माना जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो आइए देखते हैं। हाँ, सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के सभी रूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। मतलब ऊर्जा का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत वो कौन है? सूर्य है। और ऊर्जा के सभी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ऊर्जा जो है, ऊर्जा के सभी रूप प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें है अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय स्रोत इसमें देखेंगे, ऊर्जा के ये स्रोत लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थितियों में बने थे। अनवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये लाखों वर्ष पहले विशिष्ट स्थितियों में बने थे। एक बार उपयोग कर लिए जाने के बाद इन्हें बहुत लंबे समय तक पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा के आणविकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के जो आणविकरणीय स्रोत हैं वो क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हैं। और इनका एक बार जब प्रयोग कर लिया जाता है तो उसके बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है पुनः दोबारा। और ये जो स्रोत है ऊर्जा का, इसी को हम आणविकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये स्रोत ऊर्जा की उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौरमंडल विद्यमान है। ये जो नवीकरणीय स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत जो हैं ये तब तक ऊर्जा उत्पत्ति यानी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं जब तक हमारा सौरमंडल विद्यमान है। अब इसमें कौन कौन है? पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, सागरों की तरंगों, परमाणु ऊर्जा आदि नवीकरणीय स्रोत हैं। कुछ नवीकरणीय स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे जल ऊर्जा। ये जो जल ऊर्जा है ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अब इसके बारे में देखते हैं। जल वैद्युत संयंत्रों में, जल वैद्युत संयंत्रों में ऊंचाई से गिरते जल की जो जल वैद्युत जो संयंत्र हैं उसमें ऊंचाई से गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। इसलिए अब जल वैद्युत संयंत्रों को बाढ़ से संबंधित किया गया है। विश्व भर में बड़ी संख्या में बांध बनाए गए हैं। हमारे देश में वैद्युत ऊर्जा की मांग का एक चौथाई भाग जल वैद्युत संयंत्रों से पूरा होता है। जल वैद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़ी बड़ी कृत्रिम झीलों में जल इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा जल को बांध के आधार पर स्थापित टरबाइन के वेल्डों पर गिराया जाता है जो वैद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा जल ऊर्जा है, नदी हो गया, नदियों पर बांध बनाया जाता है और बांध बनाकर जो है पानी को ऊंचाई पर रोका जाता है, उसके पानी को फिर पाइपों द्वारा टरबाइन के पंखों पर उसको गिराया जाता है, यानी गतिज ऊर्जा। और फिर गतिज ऊर्जा को जब टरबाइन घूमती है तो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। इस प्रकार से जल ऊर्जा बनता है, जल ऊर्जा से वैद्युत बनता है। फिर नंबर 2 है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा में क्या है? सूर्य के विकिरणों से भूखंडों और जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। सूर्य के विकिरणों से भूखंडों और जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। पवन का प्रवाह कैसे होता है? गर्म वायु ऊपर उठ जाती है, ठंड वायु वहाँ का स्थान भरने के लिए आती है। इसी प्रकार से पवन चलता है। पहले पवन ऊर्जा से पवन चक्कियाँ चलाकर कुओं से जल
खींचने का काम होता था। पहले क्या होता था कि पवन ऊर्जा से पवन चक्कियाँ चलाई जाती थी जो कि कुएं से जल खींचने के काम में आती थी। लेकिन अब पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब क्या किया जाता है, पवन जो ऊर्जा है उसको विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए अनेक पवन चक्कियों को किसी विशाल क्षेत्र में लगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं, जिन स्थानों पर 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक गति से पवनें चलती हैं। जनित्रों से भी पवन चक्कियों की पंखुड़ियों को घूर्णित गति दी जाती है। तो पवन ऊर्जा में क्या है, बड़े 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 मैदानी क्षेत्र में पवन यानी बड़े बड़े वो विंड टरबाइन लगाई जाती है और वो घूमती है और उससे जो है ऊर्जा बनता है यानी बिजली बनती है। पहले पवन चक्कियों का जो प्रयोग है कुएं से जल निकालने के लिए होता था, लेकिन अब विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। फिर है नंबर 3 है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। जो ज्वारीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर किया जाता है। बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। और जो बांध है, बांध के जो द्वार है उस पर क्या स्थापित किया जाता है, टरबाइन, जिसे टरबाइन जो है ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सागर के संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्मित करने योग्य उचित स्थितियां सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं। जो स्थितियां हैं बहुत सरलता से उपलब्ध नहीं होती हैं और इस प्रकार से ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाया जा सकता है। ये भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती हैं, जब तक सौरमंडल है तब तक रहेंगी। उसके बाद डी है तरंग ऊर्जा। अब इसके बारे में देखेंगे। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक प्रयोग जो है केवल वहीं हो सकता है जहाँ तरंगे अति प्रबल हों। जो तरंग ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा का जो प्रयोग है व्यवहारिक प्रयोग वहीं होगा जहाँ तरंगों अति प्रबल हैं। विश्व भर में ऐसे स्थान बहुत कम हैं और विश्व में ऐसे स्थान बहुत कम हैं जहाँ सागरों के तट पर तरंगे इतनी प्रबलता से टकराती हैं कि उनकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए, तो तरंग ऊर्जा हो गई। फिर है सागरीय तापीय ऊर्जा। अब ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो सागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र ओटीईसी तभी कार्य कर सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, पर यह प्रणाली बहुत महंगी है। सागरीय जो तापीय ऊर्जा, इसमें क्या है, सागरीय तापीय ऊर्जा की प्राप्ति के लिए संयंत्र ओटीईसी तभी कार्य कर सकता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस 2 किलोमीटर तक की गहराई में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकता है। तो ये 5 कारण थे। ये नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसके जो 5 कारण थे, जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा। इसके बारे में है नंबर 3 हमारा है सौर ऊष्मीय युक्तियाँ। अब ये क्या है, सौर ऊष्मीय युक्तियाँ, इसके बारे में देखते हैं। ये युक्तियाँ ऊर्जा को सीधे और ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। ये जो युक्तियाँ हैं ऊर्जा को सीधे सौर ऊर्जा से प्राप्त करती हैं। सौर ऊष्मीय युक्तियों में ये युक्तियाँ सौर ऊर्जा को सीधे सौर से प्राप्त करती हैं। ये युक्तियाँ ऊर्जा को सीधे सौर ऊर्जा से प्राप्त करती हैं और इसे ऊर्जा के अन्य उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इस प्रकार से ये सौर ऊष्मीय हो गई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ तथा क्या हानि है। ये जो सौर कुकर, इसका जो उपयोग किया जाता है इसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां
और कुकरों की सीमित उपयोगिता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हम देखते हैं। अब पहले हम लाभ पढ़ेंगे कि इसके लाभ क्या क्या हैं। सौर कुकर का प्रयोग करने से क्या क्या लाभ हैं उसको हम देखेंगे। तो लाभ में तो सौर कुकर प्रयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। अब नंबर 1 जैसे है, यह बिना प्रदूषण किए भोजन पकाने में सहायक है। प्रथम लाभ क्या है? बिना प्रदूषण के भोजन पकाने में सहयोग देगा, बिना प्रदूषण के भोजन पका सकता है। नंबर 2 क्या है? सौर कुकर का उपयोग सस्ता है, क्योंकि सौर ऊर्जा के उपयोग का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। सौर कुकर का प्रयोग जो है ये बहुत ही सस्ता है। एक बार सौर कुकर खरीद लीजिए, उसके बाद बनाते रहिए, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। फिर नंबर 3 है, सौर कुकर का रख रखाव आसान होता है। ये जो सौर कुकर है, सौर कुकर का रख रखाव भी आसान होता है। इसमें किसी प्रकार के खतरे की संभावना नहीं होती है। फिर हानियाँ क्या हैं? सौर कुकर उपयोग करने की निम्नलिखित हानियाँ हैं। नंबर 1 क्या है? रात में और बादल वाले दिनों में सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, या भोजन पकाने में अधिक, ये जो सौर कुकर इसमें भोजन पकने में अधिक समय लगता है। और नंबर 3 है, सौर कुकर के परावर्तक की दिशा लगातार बदलते रहना पड़ता है, जिससे सूर्य की रोशनी सौर कुकर पर में प्रवेश कर सके। और नंबर 4 है, सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है। तो जो सौर कुकर है इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, हानि भी है। तो फ़ायदे में क्या है? बिना प्रदूषण के भोजन पका सकता है, ये सस्ता पड़ेगा और रख रखाव भी इसका आसान है। लेकिन हानियों में क्या है? बादलों के समय या रात में इसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे, और भोजन पकने में यह अधिक समय लेता है। और इसमें जो है सौर कुकर को जिस तरफ सूर्य हो उसी तरफ उसको घुमाना पड़ता है, यानी दिशा बदलना पड़ता है, और सभी स्थानों पर हर समय सूर्य की रोशनी उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद है सौर कुकर के सीमित उपयोगिता वाले क्षेत्र। सौर कुकर के सीमित उपयोगिता वाले क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ इसकी उपयोगिता की जाती है। हाँ, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ सौर कुकर की सीमित उपयोगिता है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ इसकी सीमित उपयोगिता है। ध्रुवों पर जहाँ सूर्य आधे वर्ष तक नहीं दिखाई देता है, वहाँ सौर कुकर का उपयोग सीमित है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ सूर्य की किरणें कुछ समय के लिए और काफ़ी तिरछी पड़ती हैं, वहाँ सौर कुकर का उपयोग सीमित है। तो ये जो सौर कुकर का उपयोगिता वाले क्षेत्र हैं, जैसे ध्रुवों पर इसका उपयोग सीमित है। ऐसा स्थान जहाँ सूर्य की किरणें यानी रोशनी तिरछी पड़ती हों, पहाड़ी एरिया में, वहाँ सब ये सीमित है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन तथा नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है? तो आइए अंतर देखते हैं। तो इधर हो गया रेडियो एक्टिव विघटन, इधर हो गया नाभिकीय विखंडन। अब नंबर 1 क्या है? यह एक प्राकृतिक विधि है। ये जो रेडियो एक्टिव विखंडन है यह प्राकृतिक विधि है, और नाभिकीय रेडियो एक्टिव जो विघटन है ये प्राकृतिक विधि है। और नाभिकीय विखंडन क्या है? यह एक कृत्रिम विधि है। तो नाभिकीय विखंडन कृत्रिम विधि है और रेडियो एक्टिव विघटन ये प्राकृतिक विधि है। फिर नंबर 2 क्या है? नंबर 2 है, यह स्वतः होने वाली अभिक्रिया है। ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है यह स्वतः यानी स्वयं से होने वाली क्रिया है, इसमें ये स्वयं हो जाती है। फिर नाभिकीय विखंडन, यह अभिक्रिया स्वतः नहीं होती है, यह भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी से प्राप्त होती है। जो भारी नाभिक हैं उनमें न्यूट्रॉनों की बमबारी से प्राप्त होती है नाभिकीय विखंडन, और यह स्वतः नहीं होती है। फिर नंबर 3 क्या है? इस प्रक्रिया में नाभिक से अल्फा तथा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तथा गामा किरणों के रूप में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है इसमें नाभिक से अल्फा बीटा कण उत्सर्जित होते हैं और गामा किरणों के रूप में बहुत कम ऊर्जा मुक्त होती है।
और जो नाभिकीय विखंडन में नंबर 3 क्या है कि इस प्रक्रिया में न्यूट्रॉनों की बमबारी से भारी नाभिक 2 लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं तथा अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें जो है नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा मुक्त होती है बहुत भारी मात्रा में, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भारी जो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉनों की जब बमबारी कराएंगे तो जो भारी नाभिक था वो लगभग 2 बराबर हल्के नाभिकों में टूटने के कारण बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर नंबर 4 है, इस प्रक्रिया में नाभिक के परमाणु क्रमांक में केवल 1 अथवा 2 का अंतर तथा द्रव्यमान संख्या में 0 अथवा 4 का अंतर होता है। ये जो रेडियो एक्टिव विघटन है, रेडियो एक्टिव विघटन में क्या होता है कि जो नाभिक है, नाभिक के परमाणु क्रमांक में केवल 1 अथवा 2 का अंतर तथा नाभिक का परमाणु क्रमांक जो उसमें 1 या 2 का अंतर आएगा और जो द्रव्यमान संख्या है उसमें 0 अथवा 4 का अंतर आएगा। फिर इधर है, इस प्रक्रिया में परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या दोनों लगभग बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ये जो नाभिकीय विखंडन है इसमें बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। फिर नंबर 5 क्या है, नंबर 5 है, इस प्रक्रिया में विघटन की दर को किसी भी प्रकार नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसमें जो है विघटन की दर नियंत्रित नहीं की जा सकती है। रेडियो एक्टिव विघटन में विघटन की दर को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन विखंडन की प्रक्रिया में जो विखंडन यानी नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है उसमें विखंडन की दर को नियंत्रकों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी ये खासियत है। तो रेडियो एक्टिव विघटन और नाभिकीय विखंडन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, क्यों अथवा क्यों नहीं। मतलब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है, मतलब क्या कोई ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो प्रदूषण मुक्त हो सकता है, और अगर हो सकता है तो क्यों, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। किसी भी प्रकार के ऊर्जा स्रोत के समाप्त होने से वातावरण असंतुलित होता है। किसी भी प्रकार का जो ऊर्जा स्रोत है उसके समाप्त होने से वातावरण में असंतुलन बनता है, यानी असंतुलन। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त नहीं होता है। जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं वो प्रदूषण मुक्त नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम लकड़ी को ऊर्जा स्रोत की तरह उपयोग करते हैं, यानी लकड़ी है और उसको ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, तब पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है। वायु में CO2 और ऑक्सीजन का भी संतुलन प्रभावित होता है। जैसे लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, जंगल से, जंगल को काटेंगे तो लकड़ी मिलेगा, उसके बाद उसको जलाएंगे CO2 मिलेगा। तो इधर से CO2 वायुमंडल में बढ़ा और उधर से पेड़ काटने की वजह से ऑक्सीजन कम हुआ, तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई। लकड़ी जलने से उत्पन्न CO2, SO2 और NO2 वायु प्रदूषण करते हैं। यहाँ तक कि सौर ऊर्जा के अधिक उपयोग से भूमंडलीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हुई है। जो सौर ऊर्जा है इसका बहुत अधिक जब प्रयोग होने लगेगा तो भूमंडलीय ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा एक दिन। यानी जो ऊर्जा का स्रोत है, कोई भी स्रोत हो, यह वातावरण में असंतुलन किसी न किसी प्रकार से पैदा ही कर देगा, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे लकड़ी द्वारा प्राप्त हो, चाहे जिस प्रकार का, तो इस प्रकार करता है।